हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके। आज मैं 8th की एनसीईआरटी के कुछ लास्ट के चैप्टर बचे हैं आपके, उनको करवाऊंगी। प्रकाश बचा है आपका, तारे एवं सौर परिवार बचा है, और वायु तथा जल प्रदूषण। बस यही कुछ चैप्टर आपके बचे हुए हैं, करवा देते हैं। और आप लोग अगर रिवीजन नहीं किया तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल आज एक ही दिन बचा है, लास्ट डे है आपका रिवीजन का। फिर सबको कहीं ना कहीं निकलना होगा अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। आई होप। चलिए देखते हैं आपका क्या पॉइंट है। वस्तुओं का दृश्य बनना। क्या पॉइंट है? वस्तुओं का द्रव्य बनना। केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, तभी देख सकते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों पर प्रवेश करता है। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उसे उनसे परिवर्तित हुआ हो सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। परावर्तन के नियम। आइए देखते हैं परावर्तन के नियम क्या हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश विकिरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब दर्पण से टकराने के पश्चात, जैसे कि टकरा रहा है प्रकाश, तो वो कैसे दूसरी दिशा में हम लोगों का क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किरणों को अपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा की जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस दर्पण को 90 डिग्री का कोण बनाती है, और रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु को क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। आइए देखते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। मतलब जैसे आपतित किरण है अविलंब के बीच को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण है अविलंब के बीच के कोण को क्या? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसे परावर्तन का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे आपतन का नियम भी कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रकाश किरण। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शी किरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। नियमित तथा विसरित परावर्तन। क्या है? नियमित तथा विसरित परावर्तन। जब सभी समांतर किरणें किसी समांतर समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक क्या होता है? पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या? नियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करना। परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बी, टैंकों तथा बैंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बहु प्रतिबिंब। आइए देखते हैं बहु प्रतिबिंब। समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। एक दूसरे से किरण किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप में भली भांति के आकर्षण पैटर्न बनने के लिए किया जाता है। आपका सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इसमें कितने रंग होते हैं? आपके 7 रंग होते हैं। ठीक है। नेत्रों की संरचना। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनमें आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? ज्ञानेंद्रियों में से एक है। नेत्र है जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से क्या है? हम लोगों का एक है। नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाह्य आवरण सफेद होता है या कठोर होता है ताकि नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से क्या कर सके? बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को
कॉर्निया। और पूछा जाता है कि आँख के किस भाग को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। स्वच्छ मंडल कहते हैं कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे परितारिका या आयरिस कहते हैं। आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितालिका से नियंत्रित किया जाता है। किसे, तारिका से। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में परितारिका के रंग की भी बात कर रहे होते। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। रेटिना किसका बना होता है हम लोगों का, अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनशीलताओं को दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तथा शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से परिदर्शित किया गया है। कितने प्रकार से, निम्न प्रकार से। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इसके अधिक दर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब मिले तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती कैसी होती है, हम लोगों की अनुभव होती है। हम जो चलचित्र देखते हैं वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड या 16 प्रति सेकंड की दर से क्या होता है, अधिक होता है की दर से परिवर्तित दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं को प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। क्या प्रदान की है, पलकें। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से क्या करती है, रोक देती हैं हम लोगों की। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो कि समान नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख पाता है। और नेत्र वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य के पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु कुछ की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते हैं, परंतु बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं हम लोग। देखिए सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनते जाइएगा। आपके वहाँ क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर समझ में आएगा। उचित संशोधक लेंसों का उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया। जैसे कि अभी यहाँ पे लाइन आई थी आपके कि समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत एग्जाम में बना है, और एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिएगा। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में क्या हो गया, हम लोगों का मोतियाबिंद विकसित हो गया है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती तो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस देश को चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। कैसा, अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक औद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं कैसा बना दिया भाई, सुरक्षित बना दिया। नेत्रों की देखभाल, क्या, नेत्रों की देखभाल। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग क्या है, हम लोगों का रतौंधी है। क्या है, रतौंधी है। इसलिए आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से क्या हम लोगों के भरपूर होते हैं। नेत्र विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। जिसके नेत्र में विकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या हो, पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, मतलब कुछ को कम दिखाई देता, कुछ जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं।
ऐसे व्यक्ति स्पर्श तथा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में क्या बना देते हैं, सक्षम बना देते हैं। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, जो लोग नहीं देख सकते हैं। नेत्र चिकित्सा युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई थी। मतलब ये जो पद्धति है आपकी ब्रेल लिपि 1932 में अपनाई गई थी। भाषाओं गणित वैज्ञानिक विचारों के लिए क्या ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। चाक्षु विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। कैसे जो सीखने हैं वो स्पर्श करके ही लोग पहचान सकते हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें क्या हो गई, हम लोगों की विकसित हो गई हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परिवर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित को होता है तो ये क्या नियमित परावर्तन होता है हम लोगों का। विस्तृत या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होते हैं। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर क्या पैटर्न बनते हैं। ये हम लोग सब थ्योरी के रूप में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि वन लाइनर या इंपॉर्टेंट फैक्ट करके आपका दिया गया, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना। तो प्रकाश के अपने घटक रंगों में व्यक्त होने को क्या विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया, सूक्ष्ममंडल, आइरिस, परितालिका, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल तथा दृक तंत्रिकाएं सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को क्या स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके नेत्र विकृत युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। नेत्र विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपने दूसरे ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका तारे एवं सौर मंडल, और आपका जो 15 चैप्टर था प्रकाश वो आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका देखते हैं तारे एवं सौर परिवार। आइए देखते हैं तारे एवं सौर परिवार में हम लोग का क्या दिया हुआ है। चंद्रमा, जिस दिन जब चंद्रमा पूर्ण चक्रिका दिखाई देती पूर्णिमा कहलाती, मतलब पूरा दिखाई देता तो पूर्णिमा कहलाती। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है अमावस्या कहते, पूरा दिखाई देता पूर्णिमा कहता है। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर भी प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा हो जाता है। ठीक है, 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं तो पूरे माह दिखाई देने वाली चंद्रमा को प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की क्या कहते हैं भाई, कलाएं कहते हैं। चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। मतलब चंद्रमा जो सूर्य या अन्य तारे हैं उनकी बात अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। अब चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर क्या करता है, परावर्तित कर देता है। इसलिए चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग में सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से चंद्रमा देखने पर चंद्रमा सूर्य प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकाश में क्या आकार में क्या घटता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं, मतलब उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वतों को ऊंचाई में
पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। क्या? पर्वतों के समान है। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार का जीवन संभव हो सकती है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तारे। आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। तारे हमें कैसे? बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य तीव्र प्रकाश के कारण हमें नहीं दे, मतलब सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि जो तारे होते हैं उनका प्रकाश हम लोग को नहीं दिखाई देता। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में होता है समांतर सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, गति करता प्रतीत नहीं होता है। आइए देखते हैं प्रकाश वर्ष। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है आपकी? आप काउंट कर लीजिएगा, इतनी है। कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। ये 4 अरब कुछ होगी आपकी, ठीक है, 40 अरब। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष पर व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल कितनी है? 300 हजार किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से लगभग 8 प्रकाश मिनट अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तारामंडल। आइए देखते हैं तारामंडल। पहचाने जाने योग्य आकृतियां वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। रात्रि में आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल आर्स मेजर है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर या ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्तों को 3 तथा कटोरी के 4 तारे होते हैं। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल जिसे सर्दियों में मध्य रात्रि में देखा जाता है। किसमें? सर्दियों में मध्य रात्रि में आपका देखा जाता है। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट या पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है? सीरियस या लुब्धक आयरन के निकट दिखाई देते हैं। उत्तर आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के W अक्षर तथा M के विकर्ण रूप जैसा दिखाई देता है। सौर परिवार। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र के ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य, यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आइए नेक्स्ट देखते हैं सूर्य। सूर्य हमसे निकट तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? सूर्य ही है, मतलब सूर्य ही मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग का ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या परिवर्तित करते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ऐसा
ग्रह नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति भी बदलती रहती। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ाने पर उनके परिक्रमण काल में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करता है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का क्या कहते हैं हम लोग, उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। यद्यपि समानता हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी को परिक्रमा कर रहे हैं, इसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का बुध। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसे प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्य से तुरंत पूर्व तथा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि बुध का उपग्रह है, तो हम लोग कहेंगे कोई नहीं है। शुक्र। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी। रात के आकाश में सबसे अधिक चमकीला। कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा संध्या तारा। यद्यपि यह एक तारा नहीं, मतलब जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व में पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, गति करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञान है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना सके। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि के प्रकाश के परिवर्तन होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं होता। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती। पृथ्वी केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का कौन उपग्रह है, चंद्रमा। अब बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। हल्का रक्ताभ प्रतीत, मतलब पूछा जाता है लाल कलर का मतलब ग्रह कौन है, तो मंगल है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। कैसे, दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति की बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। किसके, बृहस्पति के चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। वलयों वाला छल्ले वाला ग्रह कौन है, शनि। बृहस्पति से परे शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह में रमणीय वलय और सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, मतलब शनि में जो वलय है वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। शनि के सभी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह। शनि के बारे में एक रोचक बात है कि सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस तथा नेपच्यून, मतलब अरुण तथा वरुण, ये सौर परिवार के ब्रह्मतम ग्रह हैं। इनमें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जाता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यूरेनस, इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कच्ची गति करते समय अपने पृष्ठों पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। कैसा, लुढ़कता था। सौर परिवार का प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों को बहुत कम चंद्रमा
होते हैं। आंतरिक ग्रह पूछा जाता है आपके कौन कौन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आपके आंतरिक ग्रह हैं। जो ग्रह मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय, निकाय और बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। ग्रहों से संबंधित कुछ विशेषताएं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सूर्य के निकट बुध है, सबसे ठंडा तथा सर्वाधिक दूर वरुण है, सर्वाधिक चमकीला आपका शुक्र है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। वे ग्रह जिनके उपग्रहों की संख्या शून्य है, बुध व शुक्र। वह ग्रह जिनके उपग्रहों की संख्या 1 है, पृथ्वी है, पृथ्वी का 1 है। चंद्रमा, बुध एवं शुक्रहीन क्षुद्र ग्रह हैं। कैसे? शुक्रहीन या क्षुद्र ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून कैसे हैं आपके बाह्य ग्रह। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य, आइए देखते हैं सौर परिवार के कुछ अन्य ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये सौर परिवार के क्या हैं भाई? सदस्य हैं। क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों से घेरे रखा, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह केवल बड़े दूरदर्शक द्वारा ही देखा जा सकता है, मतलब क्षुद्र ग्रह बड़े दूरदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य ही अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल समानता काफी अधिक होता है। समानता धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु पृथ्वी के निकट आता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है और किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से क्या होती है? परे होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलेना का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 में। उल्काएं तथा उल्का पिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार या स्टार सा टूटता कहते हैं। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, तो इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का समानता छोटे पुंज जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए क्या होती? दृष्टिगोचर होती है। आपकी कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। उल्का वृष्टि। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह। आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। आइए देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। इसका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है। पृथ्वी के आंतरिक प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत में बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया गया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ समय भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, कल्पना 1, EDUSA सेट आदि। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट। चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से हमारी ओर क्या परावर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जन करने वाले खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तथा स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि ये पृथ्वी को घूर्णन अक्ष की दिशा में क्या निकट स्थित है। तारामंडल तारों के एक ऐसे समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रहों का
तथा क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तथा उल्कापिंड के झुंड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। कुछ ग्रह रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में किया जाता है। आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं क्या है, वायु तथा जल का प्रदूषण। आइए देखते हैं वायु प्रदूषण। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम एक कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण आयतन के अनुसार मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा क्या है उपस्थित है आपके। इस प्रकार के पदार्थों के मिल जाने में वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। जब वायुमंडल ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाते हैं तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। आइए वायु प्रदूषित देखते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्रकृति स्रोतों जैसे ज्वालामुखी फटना, वनों में लगने वाले आग को उठा धुआं तथा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु के प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषण का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्रों, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन, लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुओं से हो सकता है। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को क्या कर देती है? घटा देती है। सर्दियों में वायुमंडल में दिखाई देखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत धूम कोहरा होता है, जो धुआं तथा कोहरे से बना होता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने वाले रोग जैसे कि दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कुछ गैसीय प्रदूषक के प्रमुख स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव की आंखों में जलन, नाक एवं गले की समस्या, सिगरेट से धुएं निकलने वाले निकिल के कणों से श्वास संबंधी समस्याएं होती हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में ऐंठन या जलाब जैसी व्याधि उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य कोमा में चला जाता है। जैसे कैडमियम जो कि सिगरेट पीने से उत्पन्न होता है, ये नसों या गुर्दों एवं यकृत की समस्या उत्पन्न होती हैं, जो शरीर के अन्य भागों को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। वायु प्रदूषण से उत्पन्न कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि क्रिप्टॉन 85 मानव में जीन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। जंतुओं पर प्रभाव। यदि जंतु वैसे पौधों का सेवन करते हैं जो वायु प्रदूषण के कारण विशेष फ्लोरीन, सीसा तथा आर्सेनिक के प्रभाव से प्रदूषित या लेपित होते हैं, तब वे आर्सेनिक के जहर से प्रभावित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है या कम भूख लगने वाली बीमारी हो जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य प्रभाव। उद्योग, ऑटोमोबाइल, सीवेज और कचरे के ढेर को खुले में फेंकने से प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित होता है। जलवायु का प्रभाव। उद्योग और ऑटो मोटर के कारण वनों की कटाई और ईंधन के दहन के कारण 2020 तक वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा 2 गुनी होने की क्या है? संभावना है। CO2 में हुई इस वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, जिससे परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ, ग्लेशियर आदि पिघलने लगेंगे। परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण होगा। यदि वर्षा का पैटर्न बदला तो वह कृत्रिम उत्पादन को प्रभावित करेगा, साथ ही गैसों की संरचना में परिवर्तन के कारण भी बनेगा। ओजोन परत एयरसोल में वृद्धि के कारण पतली हो रही है, मतलब ओजोन परत है इसी के कारण पतली हो रही है। प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय देखिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं जिससे हम लोग को कम हानि होगी। वायु प्रदूषण निम्नलिखित उपायों के प्रयोग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चक्रवात विभाजक, गुरुत्वाकर्षण स्थायीकरण, स्क्रबर, गीले संग्राहक तथा तंतु छन्ना आदि अशुद्ध कणों को नियंत्रित करने के कुछ उपकरण हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रेसिपिटेशन, आइए देखते हैं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें बहुत आवेशित कण प्रदूषित गैस में उपस्थित रहते हैं, जो विद्युत प्रभाव के कारण इनसे अलग हो सकते हैं। चक्रवात विभाजक, इस प्रक्रिया से प्रदूषित गैस को अलग करने के लिए अपकेंद्री बल का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जो घूर्णन के द्वारा रोटेशन का एक प्रकार है। गैस धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? गैस धारा उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप विभाजक एक ऐसे छोटे छोटे कणों को अधिक प्रभावी ढंग से अलग कर देता है, जो गुरुत्व बल द्वारा नहीं हो सकता है। स्प्रे टावर, आइए देखते हैं। इस प्रक्रिया में स्वच्छ जल एक स्प्रे टावर के शीर्ष में प्रवेश करता है और फिर स्प्रे नलिका के माध्यम से छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही प्रदूषित गैस ऊपर की ओर क्या हो जाती है, हम लोग की प्रवाहित होने लगती है। परिणाम स्वरूप एक रिक्त स्थान स्प्रे टावर और प्रदूषित गैसों के बीच को स्थल ले लेता है। भारत में वायु प्रदूषण, आइए देखते हैं। भारत में वायु प्रदूषण, भारत के वायु प्रदूषण को संपूर्ण विश्व में सबसे खराब स्थान दिया गया, जो इसके नागरिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण अधिकांश भारतीय जीवन को 3 साल तक कम कर सकता है। भारत की आधी से अधिक आबादी 66 मिलियन लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पार्टिकुलेट प्रदूषण भारत को सुरक्षित मानकों से ऊपर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बावजूद नागरिक एजेंसियों ग्रीन बेल्ट में सहमति बनाने की अनुमति देते हैं। रियल एस्टेट और हाउसिंग इकाइयों की मांग में तेजी से भूमि के उपयोग और जंगलों, जल निकायों, बंजर भूमि या अभयारण्यों, भूजल रिचार्जेबल क्षेत्र जैसे प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र के संकोचन के लिए क्या है, अग्रणी है। भारत में पर्यावरणीय संकट और बहुआयामी है, जिसे विभिन्न मोर्चों पर और विभिन्न कारकों द्वारा संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्माण, ऊर्जा, जल प्रबंधन, औद्योगिक उत्पादन और परिवहन में पर्यावरण के अनुकूलन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक विशेषता को दोहन करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक नवाचार को विधायी परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन द्वारा पूरक होने की क्या है, आवश्यकता है। क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं। प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषण नगर था। यहाँ पेट्रोल डीजल के चलने वाले मोटर वाहनों से निकलने धुआं कार दम घोंटे और श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल या CNG जैसे ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ होगी। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरिंग किया गया। अपनी ऊर्जा को आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। आइए सरकारी पहल देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP के रूप में जाने जाने वाले परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को क्या करते हैं, क्रियान्वित कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAAMP निम्न उद्देश्यों हेतु चलाया जाता है। परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति और रुझान निर्धारित करने के लिए, NAAQS के अनुपालन का पता लगाने के लिए, गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करने के लिए, वातावरण में स्वच्छता की प्रक्रिया को समझने के लिए और निवारक और सुधारक उपाय करने के लिए। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS को वर्ष 1982 में अधिसूचित किया जाता है कि जो 1994 स्वास्थ्य मानदंडों और भूमि उपायों के आधार पर विधिवत संशोधित किया गया है। NAAQS को 12 प्रदूषकों के लिए नवंबर 2019 में संशोधित किया गया, जिसमें शामिल हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2,
पर्टिकुलर मैटर 10 pm 10 पर्टिकुलर मैटर 2.5 pm 2.5 ओजोन लेड कार्बन मोनोऑक्साइड CO आर्सेनिक निकल बेंजीन अमोनियम और बेंजोपाइरीन ये आपके शामिल किए गए हैं 12 प्रदूषक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अप्रैल 2015 में 14 शहरों के साथ शुरू किया गया जिसमें वायु गुणवत्ता की जानकारी का प्रसार किया गया था। आपका AQI में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां अर्थात अच्छी, संतोषजनक, मध्यम, प्रदूषित, खराब तथा बहुत खराब और गंभीर है। सभी को दर्शाने हेतु अलग रंग का प्रयोग होता है। योजना इन श्रेणियों में से प्रत्येक संभावित स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ी हुई है। ये 8 प्रदूषकों PM 10 PM 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन NH3 और लेड हैं आपके। आइए देखते हैं विश्व उष्ण एक गंभीर संकट। विश्व उष्ण के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। विश्व उष्ण में के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप कृषि वन पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं आपके। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्ण से आशंकित हैं रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधे घर गैसों को वर्तमान स्तर पर रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती जो संकटकारी स्तर है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का एक ऐसा संदूषक है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव एवं निर्जीव दोनों पर हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। मतलब प्रदूषण वो पदार्थ हैं जो वायु और जल दोनों को प्रदूषित कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के संदूषक हैं। क्या है? वायु के प्रमुख संदूषक मतलब ये प्रमुख वायु प्रदूषण तत्व हैं। जैसे CO2 जैसे पौधों घरों को बढ़ते स्तर को विश्व उष्णायन हो रहा है। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वाहित मल, कृषि, रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। हमें इससे संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है। मतलब आपकी कक्षा 6, 7, 8 की NCERT आज पूरी खत्म होती है। अगर आपने नहीं देखी है और बाकी तो देखिए जाके, बाकी चैप्टर भी कक्षा 8 की NCERT तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 की और 7 की। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, रिवीजन अच्छे से करते रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।